हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। तो लेंथी सेशन है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज कवर कराया है इस सेशन में, और किस टाइप के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है वो सारी चीजें आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। ये एक रिविजन सेशन होने वाला है जिसमें जो भी मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस करा है सारी चीजें वही क्वेश्चंस है। आपको किस वे में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सारी चीजें आज के सेशन में मैंने आपको बताने की कोशिश करी हूँ। तो आपको एंड तक अच्छे तरीके से इस सेशन को देख लेना है। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है आपका 20 नवंबर के दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी आज से आपके पास 4 to 5 डेज ही रिमेनिंग है एग्जामिनेशन के लिए। तो याद रखना है कम डेज है आपके पास, इन कम डेज में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, किस तरीके से आपको स्टडीज करना है, ये सारी चीजें हम आपको हमारे कोर्स में बताने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा नंबर हमने हाईलाइट कर रखा है जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट आपको पैकेज मिलता है, कंप्लीट आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का रिविजन सेशन मिलता है। तो याद रखना है आपको रिविजन पैकेज भी हमारा आपको प्रोवाइड करते हैं हम। तो याद रखिएगा आपको व्हाट्सएप के नंबर पे ही आपको हमें कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस रिवीजन सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि आपको पता है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। आपका पेपर 1 और सेक्शन ए जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। और एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स आपको प्रॉपरली हम गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे इस कोर्स में कि आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। तो आपको याद रखना है हमारे कोर्स में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स जो कि थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स और रिवीजन पीडीएफ, और ये सारा जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा पासिंग की गारंटी, यानी आपको एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी हमारी होती है। हमारी टीम जो होती है एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स है, वो आपको हमारे इस कोर्स को और जो कोर्स के थ्रू है आपकी प्रिपरेशंस करने में काफी मदद करेंगे, और आपको पासिंग मार्क्स तक आप पास हो जाओ इतना आपको गारंटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफी कम फी है। कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, इस ऐप के थ्रू ही आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारा जो कोर्स है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तब भी आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हो। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट्स जो होती है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की आपकी कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है। सो याद रखिएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रेशो। आपकी रेशो जो होती है, रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है। अब आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है, आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं। आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है नॉयर। So N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। इस तरीके से आपको इस शॉर्ट फॉर्म से आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स याद रखनी है। तो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उनको उसके फीचर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, उसको कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम नॉमिनल की तरह करते हो, और एज वेल एज आप क्या करते हो, आपके पास जो भी डेटा है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, आप रैंक देते हो। देन इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो, और इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो। एंड देन याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है वो आर्बिट्री होता है। आपका जीरो जो होता है आर्बिट्री होता है, इंटरवल में आपकी जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है।
उसी तरीके से रेशो में आपके इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज वेल एज आपका रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसीलिए हम रेशो को कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, ये हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है। जिस तरीके से जीरो का मीनिंग होता है, मतलब जैसे रेशो में अगर हम देखेंगे कि किसी की एज 0 है, मतलब वो पर्सन, वो इंसान उस दिन पैदा हुआ था, उसकी उस दिन बर्थ हुई है। ओके, तो रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसी तरीके से इंटरवल में आपके जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होता है, आपका जीरो आर्बिट्री होता है। तो ये सारे होते हैं आपके 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट के सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो रेशो में होता है, इसीलिए रेशो को हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशो। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था। मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया, इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं, टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is the major purpose of descriptive research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस, मेजर पर्पस क्या होता है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, जो पर्टिकुलर कोई फेनोमेना है, अगर वो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, उसी फेनोमेना को, अगर उस फेनोमेना पर आपके पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, उसी को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो आपकी रिसर्च में। सो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस, मेन एम होता है कि आपके जो करंट अफेयर्स है, मतलब जो प्रेजेंट में जो आपका फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट इज एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में जो फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करके आप उसको डिस्क्राइब करते हो। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग है, तो आपकी याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादातर मार्केटिंग में यूज होती है। जैसे मार्केटिंग में आपका जो शेयर है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए
किसी कंपनी का प्रॉफिट आज गेन हुआ है, तो उसी को ऑब्जर्व करके आपने क्या किया, उस फेनोमेना को डिस्क्राइब कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस यही होता है, जो प्रेजेंट में जो फेनोमेना अकर हो रहा है, जो प्रेजेंट में जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एनालिसिस ऑफ फैक्ट। फैक्ट को एनालाइज करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करते, लेकिन हमें इसके मेन पर्पस, मेजर पर्पस पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यस, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वांटिटी को मेजर करते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर आती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च भी नंबर्स से और मेजरमेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आप मेजर करते हो चीजों को, लेकिन मेन पर्पस किसी की कोई क्वांटिटी को मेजर करना नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस होता है किसी करंट अफेयर्स को आप डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट रिलाइज ऑन एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन अलोन। सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी चीजों को ऑब्जर्व कर कर आप उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सो मेन पर्पस आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता है, जब भी आपके करंट अफेयर्स है, जब भी आपके प्रेजेंट में फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ रिसर्च इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ गेसेस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा रिजल्ट आ सकते हैं, सो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सो उससे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी स्टेटमेंट, जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? मान लीजिए कोई डिसीज है, जैसे लंग डिसीज है। लंग डिसीज के अगेंस्ट मैंने कोई ड्रग फॉर्म किया। ओके, मैं क्या कर रही हूँ? लंग डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे सकती हूँ अपने अजम्पशंस और प्रिडिक्शंस के बेसिस पर कि XYZ अगर कोई ड्रग है, अगर आप वो लेते हो तो हो सकता है आपकी जो लंग डिसीज है वो क्योर हो सकती है। मैंने यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट करा है कि हो सकता है कि अगर आप XYZ कोई ड्रग ले रहे हो तो हो सकता है आपके जो लंग डिसीज है वो क्योर हो। सो ये होता है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन हम सिर्फ और सिर्फ, और रिसर्च प्रिडिक्शन और अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं, ताकि उनकी जो रिसर्च के आउटकम्स है उनको वो कुछ गेस कर सके, उस पर कोई प्रिडिक्ट कर सके। सो वो रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए आपको गिवन है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अब रिसर्च डिजाइन क्या होती है? जिसमें रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि उनके रिसर्च में किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो इंटरव्यू लेंगे, किस तरीके से उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, किस पॉपुलेशन से वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन में रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। सो रिसर्च डिजाइन में रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? अगेन रिसर्च क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मेरा क्वेश्चन था, मैं जैसे मेरा यहाँ पर मेरा एम था कि मैं लंग्स डिसीज के अगेंस्ट ड्रग को फॉर्म करूं। सो रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा मेरा इस केस में कि XYZ जो ड्रग है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन XYZ ड्रग्स एंड लंग डिसीज। ये ड्रग और लंग डिसीज के बीच में जो रिलेशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ड्रग लेने से लंग डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं। सो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा। रिसर्च क्वेश्चन में मैं कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं कर सकती हूँ। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एम क्या है रिसर्च का, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में अभी अगेन आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते हो। सो यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option D, research hypothesis. Next, in which of the following non-random sampling techniques does a researcher ask participants to identify other potential research participants? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि तुम खुद जाओ और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ और पार्टिसिपेंट्स को पार्ट करने के लिए कहो इस रिसर्च स्टडी में।
सो वो होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये रिसर्चर है, ये आपका रिसर्चर है। अब रिसर्चर को कोई 2 पर्सन पता थे, इन 2 पर्सन को रिसर्चर ने चूज कर लिया क्योंकि रिसर्चर यहाँ पर किस टॉपिक पर स्टडी कर रहे थे कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं। अब ड्रग लेना ये एक क्राइम है, तो जाहिर सी बात है लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो रिसर्चर को कोई 1-2 लोग मिल गया। देन इन 2 लोगों से रिसर्चर ने कहा कि तुम और ऐसे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ और ऐसे पर्सन्स को कलेक्ट कर लाओ जो ड्रग कंज्यूम करते हो, जो ड्रग लेते हो। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे और लोगों को कलेक्ट कर लाएंगे और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाएंगे क्योंकि जो ड्रग लेते हैं। तो इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाओ जो हमारे जो रिसर्च है उस स्टडी में और रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स कर सके। सो इस तरीके से आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को रिसर्चर कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ। सो ये होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग ये किस तरीके से, हम इसे स्नोबॉल क्यों कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई हाई पॉइंट से अगर आप स्नो का जो बॉल होता है अगर आप उसको हाई पॉइंट से फेंकते हो तो ये जो स्नो का बॉल होता है अपने साथ और स्नो कनेक्ट कर लाता है और ये एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। इसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं, देन यही लोग और लोगों को कलेक्ट कर लाते हैं तो ये एक बड़ा सर्कल बन जाता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में पहले बहुत कम होते हैं, फिर इसी तरीके से स्नो जब हाई पॉइंट से नीचे उतरता है, नीचे आता है, सो वो स्नो और अपने साथ और स्नो को कलेक्ट कर लाता है। इसी तरीके से इसीलिए इस सैम्पलिंग का नाम हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ही कहते हैं कि खुद वो और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाए। तो यहाँ पर मेजर रोल पार्टिसिपेंट्स का होता है क्योंकि वो और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाते हैं। सो उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। बाकी कन्वीनियंस, पर्पसिव और कोटा सैम्पलिंग में मेजर रोल आपका रिसर्चर का होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्लेजरिज्म। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेंट इन द ऑथर्स वर्क। आपने क्या करा, एक चार्ट था, अपने किसी ऑथर का वर्क था, उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, फिर से एज इट इज आपने, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से आपने वही प्रेजेंट कर दिया, सो फिर से आपने वही बता दिया। सो ये आपका, ये तो प्लेजरिज्म होता है। सो इसे हम प्लेजरिज्म कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। आप किसी ऑथर ने कोई कंटेंट लिखा है, आप उसी कंटेंट को एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख रहे हो, सो ये भी आपका प्लेजरिज्म होगा, मतलब आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया, सो इसे भी हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option C, using the information from the author's work that is regarded as common knowledge in the discipline. So yes, इसे हम plagiarism नहीं कहेंगे। So option C हमें क्या बता रहा है कि ऐसी information जो एक common knowledge पर based हो, जैसे humans have 2 eyes, okay? मतलब हम लोगों के पास ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स के पास 2 आईज होती है। सो ये एक कॉमन नॉलेज है, ये किसी को भी पता है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो सो इसको हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे। ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन बींग्स जिंदा नहीं रह सकते। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो नॉलेज है, ये कॉमन है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं सो इसे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। So yes, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। सो किसी ऑथर का वर्क अगर आप ले रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज पर बेस्ड हो तो उससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if a positively skewed distribution has median of 50, which of the following statement is true? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपकी मीडियन की वैल्यू 50 है, देन उस केस में आपका जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा या फिर ट्रू होगा।
सब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है आपको इस फिगर के थ्रू देखना है। सो इस फिगर में हमारा मेन फोकस पॉजिटिव स्क्यू पर होगा। पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, जिसमें आपकी जो टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है और आपका जो ज्यादातर डेटा है आपका इस रीजन में लाई करता है, मतलब राइट साइड में लाई करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम आपकी मोड की वैल्यू होती है, देन उससे ज्यादा आपकी मीडियन की वैल्यू होगी एंड देन उससे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू होगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब मीडियन, हमें इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है विच इज 50। मीडियन की वैल्यू 50 गिवन है। सो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमें जो गिवन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50। यस, क्योंकि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यू में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, तो हो सकता है होगा ही, क्योंकि मीडियन से बड़ा मीन है। सो मीडियन की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा मीन की होगी। सो मीन इज ग्रेटर देन 50। यस, मीन आपका जो है क्या हो सकता है, 50 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन रिमेनिंग ऑप्शन भी देखते हैं। मीन इज लेस देन 50। नो, मीन ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, मोड इज ग्रेटर देन 50। मोड ग्रेटर नहीं होगा, मोड लेस होगा, बिकॉज पहले मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव स्क्यू में, इसलिए मोड की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, आपकी मोड की वैल्यू लेस देन 50 होगी। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, मीन एंड मोड बोथ आर ग्रेटर देन 50। यस, मीन तो आपका जो है ये ग्रेटर देन 50 होगा, लेकिन मोड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50 फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, गुड रिसर्च इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक अच्छी रिसर्च क्या होगी। सो याद रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर रिसर्च की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, सो आपको याद रखिएगा एक गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च के लिए आपको ये 3 वर्ड्स कभी नहीं भूलना है, विच इज फर्स्ट इज सिस्टमैटिक, second is scientific, third is objective। ओके, तो आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। अब सिस्टमैटिक क्या होता है कि आपको आपके रिसर्च में कोई स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करना है, आप किसी भी जिगजैग मैनर में नहीं चल सकते हो। आपकी जो रिसर्च है उसमें आपको सिस्टमैटिक मैनर में रिसर्च परफॉर्म करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, लॉजिक होने चाहिए आपके स्टेप्स में। इसीलिए हम कहते हैं गुड रिसर्च इज लॉजिकल और सिस्टमैटिक। लॉजिक किस तरीके से होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो लैब में, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से आप रिएक्ट कर रहे हो कोई चीज, तो आपको स्ट्रॉन्ग ही लेना है, मतलब एक लॉजिक है। आप अगर स्ट्रॉन्ग से वीक को रिएक्ट करोगे तो ये लॉजिक के अनलॉजिकल हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं होगा। सो इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक फॉलो करना है, आपके जो स्टेप्स है आपको सिस्टमैटिक वे में आपकी रिसर्च फॉलो करनी है, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना है, उसमें आपके जो स्टेप्स आप यूज कर रहे हो, जो आप साइंटिफिक मैनर में यूज कर, उसका लॉजिक होना चाहिए। साइंटिफिक, जैसे साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक प्रिंसिपल का आपको यूज करना चाहिए आपके रिसर्च में, इसीलिए हम रिसर्च को कहते हैं कि वो आपकी रिसर्च लॉजिक होंगे, लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए आपके। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको आपके रिसर्च में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको एज इट इज मेंशन करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ड्रग्स पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, सो उस ड्रग का मुझे रिजल्ट आ रहा है कि 90% पर्सन जो है, 90% पीपल जो है वो पर्टिकुलर कोई ड्रग लिया उन्होंने और वो क्योर है, लेकिन 10% जो पर्सन थे, 10% जो पीपल थे वो ड्रग लेने से क्योर नहीं हुए। तो मुझे अपने रिसर्च में इस जो रिजल्ट आ रहा है ये 10% वाला उसे भी मेंशन करना चाहिए, ना कि सिर्फ 90% वाले को। सो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके रिसर्च में आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको एज इट इज मेंशन करना चाहिए, अपने जजमेंट और अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर आपको रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स आपके नहीं बताना चाहिए। ओके, जो रिजल्ट आ रहा है उसको एज इट इज मेंशन करना चाहिए। So, जो भी आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो सिस्टमैटिक मैनर में आपको करना है, साइंटिफिक मैनर में आपको करना है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके रिसर्च का और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसीलिए एक अच्छी रिसर्च को हम कहते हैं कि वो लॉजिकल होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉजिकल। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है।
सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, किसी भी रिसर्च में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम पहले सिलेक्ट करोगे, जब आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च किस चीज पर होती है, प्रॉब्लम पर ही रिसर्च होती है। जैसे किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई ड्रग के अगेंस्ट, कोई डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हो, वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम पर ही आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है क्या, आपकी प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लो कि किस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो। सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये आपके लेटर स्टेप्स में आता है। समराइजिंग डेटा, ये भी आपके लेटर स्टेप्स में आता है। देन उसके बाद आप डेटा एडिट करते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर देते हो। सो ये तीनों भी आपके लेटर स्टेप्स में आ जाएंगे रिसर्च प्रोसेस के, लेकिन रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाइज इन द। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ज्यादातर वैल्यूज किस रीजन में लाई करती है, कि लेफ्ट टेल में लाई करती है, राइट टेल में, मिडल में, या फिर कहीं भी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि इस डायग्राम को आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एग्जाम में आपको इस डायग्राम का अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस टॉपिक पे आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये डायग्राम प्रॉपरली याद करके अच्छी तरीके से याद कर जाना है। सो पॉजिटिव स्क्यू एंड नेगेटिव स्क्यू में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं इसी डायग्राम में। सो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल होती है ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है, और नेगेटिव में राइट साइड पर। पॉजिटिव स्क्यू में जैसे मैंने आपसे कहा था, मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, देन मीडियन एंड देन मीन। उसी तरीके से नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है आपकी मीन, देन मीडियन एंड देन लास्ट इज मोड। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपका जो पॉजिटिव स्क्यू है उसमें आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करती है, सो राइट टेल में। सो टेल क्या होता है, आपकी ये जो एंड में लाई कर रही है, एंड पर जो लाई कर रही है उसे हम टेल कहते हैं। तो टेल आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ है, मतलब राइट साइड में जो आपका ज्यादातर डेटा, ज्यादातर वैल्यूज आपकी राइट साइड में लाई कर रही है, इसीलिए तो आपका जो मीन है ये इस रीजन में लाई कर रहा है। मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू है, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू आपका इस रीजन में लाई कर रहा है। क्यों इस रीजन में आपका मीन लाई कर रहा है, बिकॉज इस रीजन में आपका ज्यादातर डेटा इस रीजन में, आपका एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी इस रीजन में है। सो याद रखिएगा, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो राइट टेल पर प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यूब में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी ये लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट टेल पर होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो मीन है ये लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि ज्यादातर आपका डेटा इस रीजन में है, इसीलिए मीन की मतलब एवरेज वैल्यू ज्यादातर इस रीजन में ही लाई कर रही है, इसलिए आपका मीन इस रीजन में फॉल कर रहा है। ओके, सो याद रखिएगा, पॉजिटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करेगी, राइट टेल पर आपकी ज्यादातर वैल्यूज राइट टेल पर पॉजिटिव स्क्यू में लाई करेगी, और नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट टेल पर। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। पॉजिटिव स्क्यू में आपकी राइट टेल पर ज्यादातर वैल्यूज लाई करेगी। एंड the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि
बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, क्या उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो, एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट, या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन करा, एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, एंड कंक्लूड कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग ये आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल से मिलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स है, समझ लो हंड्रेड्स में आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स है। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने क्या कर लिया, सैंपल अपने सेलेक्ट कर लिया। मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें 10 पीपल है, 10 मेंबर्स है, और इनका मैंने वेट मेजर किया। सो इन 10% का एवरेज वेट आ रहा है x1 बार। उसी तरीके से फिर से मैंने एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, इसका मुझे एवरेज वेट मिल रहा है x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इन 10 लोगों का एवरेज वेट मिल रहा है x3 बार। सो ऐसे मैंने 10 लोगों का 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उनका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। अब ये जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ये x1, x2, x3 जो मुझे वेट मिल रहा है मेरे सैंपल का, इसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या करूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसे ये x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। तो मुझे जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सैंपल के जो स्टैटिस्टिक मिल रहा है आपको, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपल के जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, इस तरीके से स्प्रेड करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जैसे आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये मतलब आपके मीन से कितना आपका जो वैल्यूज है वो स्प्रेड है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को, और जो आपकी वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा दूर है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो ये स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक का डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पर इसकी भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, tabulation sources of data is shown in the, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टेबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप कहाँ मेंशन करते हो। सो टेबुलेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टेबुलेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस डेटा को टेबल में शिफ्ट करते हो, आप टेबल में इसको फिल करते हो। सो टेबल में फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन को आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक टेबल है। इस टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे कि फुटनोट, बॉडी, स्टब और कैप्शन को आप कहाँ लिखते हो। सो फुटनोट, तो फुटनोट में आप जो सोर्सेस ऑफ डेटा मेंशन करते हो, वो आपके जो इस भी पेज पे टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप फुटनोट मेंशन करोगे, मतलब सोर्सेस। फुटनोट्स में जो भी सोर्सेस ऑफ डेटा होगा, जहां से भी आपने डेटा लिया होगा, वो सारा मेंशन करते हो। देन बॉडी, बॉडी क्या होता है, आपके टेबल का जो मेन पार्ट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर बॉडी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, ये आपकी बॉडी होती है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल। देन स्टब, स्टब क्या होता है कि आपके जो ये हेडिंग्स होते हैं टेबल में, जो ऊपर साइड हेडिंग होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टब। देन कैप्शन, कैप्शन क्या होते हैं, आपका जो भी टाइटल होगा, टेबल के ऊपर जो भी टाइटल लिखते हो, वो आपको हो जाएगा कैप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टैबुलेशन में, मतलब टेबल में, आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हो। तो टैबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप फुटनोट्स में, जो आपके टेबल के जिस पेज पर आपका टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप आपके सोर्सेस ऑफ डेटा को फुटनोट्स में मेंशन करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटनोट। नेक्स्ट,
द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमनली मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा कैसा स्प्रेड आउट है। आपका डेटा मान लीजिए ये मीन है, मीन से कितना फैला हुआ है, कितना दूर है आपका डेटा, ये हमें डिस्पर्जन बताता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है। अब ये कॉमनली कौन सा आपको मेजर बताता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल जैसे नेम में मीनिंग है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। क्वार्टाइल डिविएशन वो अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे Q1, Q2 एंड Q3। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 एंड 4। तो अपने डेटा को क्वार्टाइल डिवीजन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और ये बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। लेकिन हम कॉमनली ये मेजर नहीं यूज करते, ये टूल नहीं यूज करते। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ये बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है और कितना स्प्रेड आउट है, कितना डिविएशन है आपका मीन से, कितना ज्यादा आपका डेटा फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमनली हम हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है मीन से, ये देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। देन रेंज। रेंज क्या होता है कि हायर वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपको रेंज बताता है। बट मोस्ट कॉमनली हम मेजर ऑफ कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट रेंज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, सिग्मा अपॉन म्यू। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यही बताता है कि आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्प्रेड आउट है मीन से। लेकिन आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है, याद रखिएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है। आपको याद रखने का है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट, in an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक प्राइमरी गोल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल ये होता है कि आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। इफेक्ट कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इफेक्ट दिखाता है? सो वो वेरिएबल होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि ये फाइंड आउट करना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट शो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे आपको ये डायग्राम देखना है, इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट दिखा रहा है वो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं रिसर्चर जिनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। देन कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल और प्राइमरी गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसको मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द सीरीज 638,957 इज। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और एक डेटा गिवन है, उस डेटा का हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मीडियन आपके डेटा की मिडिल वैल्यू, आपके डेटा की मिडिल और सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर आप स्टेप्स को याद रखते हो तो आप मीडियन को कैलकुलेट करना कभी नहीं भूलोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 1 में आपको जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी सीरीज गिवन है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपके डेटा को।
तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे? स्मॉलेस्ट डेटा आपके यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 3, देन 5, देन 6, देन 7, 8 एंड 9। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने डेटा अरेंज कर दिया। देन स्टेप 2 ये देखोगे आप कि आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर्स गिवन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा इवन होता है तो उस केस में आपको 2 मिडिल वैल्यू मिलती है। अगर आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही मिडिल वैल्यू मिलती है। सो हमारा डेटा इवन है तो हमें 2 मीडियन वैल्यू मिलेगी। मतलब आपने जो डेटा अरेंज करा है, यहाँ पर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर आपको 6 मिल रहा है, और राइट साइड से आप पर थर्ड नंबर पर आप देखोगे कि आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 6 है, और राइट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 7 है। सो आप इवन में क्या करते हो? अगर आपका डेटा इवन होगा, स्टेप 3, अगर आपका डेटा इवन होगा उस केस में आप क्या करोगे? एवरेज लोगे। मतलब ये जो 2 मीडियन वैल्यू, आपको 2 मीडियन वैल्यू मिल गई, और तो उस दोनों वैल्यू का आप क्या करोगे? एवरेज लोगे, मतलब मीन लोगे। तो एवरेज किस तरीके से लेते हैं? 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 7 आपका हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। तो यहाँ पर आपका इस केस में आपके जो मीडियन होगा, इस सीरीज का जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 6.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5। नेक्स्ट, रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्च अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। तो याद रखिएगा, एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, एंड देन ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है? क्लिनिकल रिसर्च में पीपल के हेल्थ या फिर इलनेस के बारे में रिसर्चर स्टडी करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशन और उनके एक्सपीरियंस को आगे नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं? बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या कैसा इफेक्ट बता रहा है। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च जो सिर्फ और सिर्फ लैब्स में परफॉर्म की जाती है, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी रिसर्च जो रिसर्चर जिस रिसर्च में रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस पर वो रिसर्च बेस्ड होती है, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The kurtosis of any univariate normal distribution is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी kurtosis की क्या वैल्यू होगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मेसोकॉर्टिक भी कहते हैं, उस केस में आपकी kurtosis जिसे हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3 = 3। याद रखिएगा, जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक हो उस केस में आपके कर्टोसिस यानी बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। देन हम रिमेनिंग कर्टोसिस के बारे में देख लेते हैं। जैसे लेप्टोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक को हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव कर्टोसिस की वैल्यू और लेप्टोकॉर्टिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है। याद रखिएगा, लेप्टोकॉर्टिक जिसे हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है, एंड प्लेटिकर्टिक की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है, और मेसोकॉर्टिक की = 3 होती है। प्लेटिकर्टिक जिसे हम
नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। याद रखिएगा पॉजिटिव कर्टोसिस की 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, 3 से ज्यादा वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस की, जिसे हम लेप्टोकर्टिक भी कहते हैं। नेगेटिव कर्टोसिस जिसे हम प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से कम होती है, लेस देन 3 होती है। एंड मेसोकर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कर्टोसिस की वैल्यू, इस केस में अगर आपका मेसोकर्टिक यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर 3। नेक्स्ट, which of the following terms refers to statistical method that can be used to statistically equate groups on a pretest or some other variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को इक्वेट करने के लिए, या फिर किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है, एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चनर करवाकर आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस। सो इन सारे टूल्स के थ्रू आप सर्वे करवाकर आप रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये भी सर्वे भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। यस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इसको हम एनकोवा भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकोवा भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस की जगह एनकोवा भी आ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस भी आ सकता है। सो एनकोवा शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके यूज से हम किसी ग्रुप को कंपेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ covariance. And thank you for watching this video. See you tomorrow.